या हमारे सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहो, डिजीज से डेथ हो गया। क्या हो गया सर? डेथ हो गया, मर गए हो। 85% लोगों की जो डेथ हुई वो डेथ हुई है हार्ट, बिना कभी काम किए ही थकान हो रही है। तो आप अपने बॉडी को पहले एनालिसिस करो कि क्या आप में बैड कोलेस्ट्रॉल है। था से 2-4 दिन पहले भी, 10 दिन पहले भी थोड़ा बहुत सिम्टम्स हो किया था। तो अगर उस या अभी आज आया है, वो आया है, तो हम उसको टिश्यू जीवित हैं, लाइव हैं। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन सर। डियर साथियों, आज हम लोग एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कहो या हमारे सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहो, उस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। आज की इस क्लास में हम लोग उसी लेक्चर को पढ़ेंगे। और ये लेक्चर क्या है सर? ये लेक्चर है हार्ट अटैक। साथियों, क्या आप जानते हो कि एंटायर ऑफ वर्ल्ड वाइड की हम लोग बात करें तो मैं WHO की डेटा बता रहा हूं 2022 की, क्योंकि अभी 23, 24, 25 इसकी डेटा कंफर्म मेरे पास अवेलेबल नहीं था। अगर मैं रिसेंट 2022 की डेटा कहूं तो लगभग 19 मिलियन पीपल, कितने सर? लगभग 19 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड जो है दे डाई वाया द कार्डियोवास्कुलर डिजीज। 19 मिलियन लोगों की लगभग कार्डियोवास्कुलर डिजीज से डेथ हो गया। क्या हो गया सर? डेथ हो गया, मर गए हो। कार्डियोवास्कुलर डिजीज को बोलते हैं CVD शॉर्ट में। CVD कार्डियोवास्कुलर डिजीज एक कंबाइंड डिजीज का सेट हो जाएगा, जिसपे हम लोग कभी और डिस्कशन करेंगे। इन्हीं कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वास्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। हार्ट और ब्लड वेसल्स की जो डिजीज होती है उसको हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज। और इस कार्डियोवास्कुलर डिजीज से 2022 में लगभग पूरे वर्ल्ड वाइड 19 मिलियन पीपल की डेथ हुई, 19 मिलियन लोग। और इनमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज में ही एक डिजीज आता है जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। क्या बोला जाता है सर? हार्ट अटैक। और ये क्या बोला जाता है सर? इट इज द हार्ट अटैक। और इन्हीं 19 मिलियंस में से लगभग 85% लोगों की जो डेथ हुई वो डेथ हुई है हार्ट अटैक से। तो बस इसी से आप लगा सकते हैं कि कितना इमरजेंसी, सीरियस इमरजेंसी कंडीशन है हमारे कम्युनिटी की। आज की इस क्लास में हम लोग इसी हार्ट अटैक पे बात करेंगे कि ये हार्ट अटैक होता क्या है सर, ये हार्ट अटैक आता क्यों है, इसके काउजेस क्या होते हैं सर, हार्ट अटैक आ जाए तो हम डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं सर, और हार्ट अटैक अभी नहीं आया उसके पहले हम क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि हमें हार्ट अटैक आया है कि नहीं आया। और इन द लास्ट ऑफ द लेक्चर कि ट्रीटमेंट हार्ट अटैक से आने के बाद क्या क्या होता है, इन सभी बातों पर ही इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे फर्स्ट वन हम लोग स्टार्ट करते हैं सर हार्ट अटैक से। सर ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इस टॉपिक के बारे में हर एक आदमी को, हर एक पीपल्स को, हर एक सिविलियंस को, हर एक इंडिविजुअल को जानकारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट वन सर, हार्ट अटैक होता क्या है? देखो एक्चुअल में ना हमारे बॉडी में 3 प्रकार के मसल्स पाए जाते हैं। मैं अगर बात करूं इनिशियल से स्टार्ट करूं तो हमारे बॉडी में मसल्स जो होते हैं सर वो 3 प्रकार के होते हैं। स्केलेटल मसल होता है, देन कार्डियक मसल होता है और एक स्मूथ मसल होता है। सर स्केलेटल मसल जो है सर, ये जो स्केलेटल मसल है ये आपके बाहरी ऑर्गन्स, जो आपके जैसे हाथ है, पैर है, जांग है, इन सब में ना स्केलेटल मसल प्रेजेंट है बाहर शरीर पे। दूसरा जो स्मूथ मसल है सर, ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे प्रेजेंट है। ये कहां प्रेजेंट है सर? आउटर ऑर्गन पे प्रेजेंट है, आउटर ऑर्गन पे प्रेजेंट है। ये कहां प्रेजेंट है सर? ये इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट है, इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, जैसे कि इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, लिवर हो गया, इन सब में। अब बारी आ गई बीच वाले की। क्या है बीच वाला सर? बीच वाला है कार्डियक मसल। और ये कार्डियक मसल एक इकलौता ऐसा मसल है जो स्पेशल है अपने आप में। यही मसल प्रेजेंट है आपके हार्ट में। कहां प्रेजेंट है सर? आपके हार्ट में। हम लोग कहते हैं सर कि हार्ट जो है दिल लगाने वाली चीज है, हार्ट जो है दिल तोड़ दिया जाने वाला चीज है, हार्ट जो है वो इमोशनल फैक्टर है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हार्ट अकॉर्डिंग टू द मेडिकल, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच पंप्स द ब्लड। हार्ट केवल और केवल एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक मसल्स का बना हुआ ऑर्गन है, जिसका केवल काम क्या है सर? केवल और केवल काम है ब्लड को पंप करना। क्या काम है सर इसका? इट हैज ओनली वन फंक्शन, दैट इज द इट पंप्स द ब्लड। ये ब्लड को जो है वो पंप करता है, 24 घंटे ब्लड को पंप करके ब्लड की सप्लाई करते रहता है आपकी बॉडी को। सबसे बड़ा मुख्य काम यही है। ना दिल लगाना, ना दिल तोड़ना, ना इमोशन जागना, ना इमोशन खत्म होना, ये सब कुछ नहीं हार्ट का काम है। वो होते होंगे सर हमारे एक्सटर्नल कोई अनदर रीजन्स, बट इसका काम क्या है सर? ब्लड को पंप करना। अब जो ये हार्ट है ये मसल्स का बना हुआ है। मैंने क्या बोला? मसल्स का बना हुआ है सर। किस मसल्स का बना हुआ है सर? कार्डियक मसल का बना हुआ है। अब जैसे हमारी बॉडी के जितने भी मस्कुलर टिश्यू हैं, सबको जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए सर ऑक्सीजन की नीड होती है। किस चीज की नीड होती है सर? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कैसे पहुंचता है? हम सांस लेते हैं, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन जाता है, और लंग्स से ऑक्सीजन जो है, लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होते हैं, लंग्स में ब्लड आता है, और उस ब्लड में जो है ऑक्सीजन घुल जाता है, और वो ब्लड जो है बॉडी के हर एक मस्कुलर टिश्यू तक पहुंचते हैं आपके।
लेकिन ब्लड में घुलने के लिए एक रीजन होता है, ब्लड में एक सेल पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल। इस रेड सेल ब्लड सेल में ना एक प्रोटीन पाया जाता है जिस प्रोटीन को हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, उसको शॉर्ट में बोला जाता है एचबी। यही हीमोग्लोबिन जो है इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और आपके बॉडी के हर एक टिश्यू तक पहुंचाता है ऑक्सीजन को, क्योंकि बिना ऑक्सीजन सप्लाई के कोई भी मसल, चाहे स्मूथ मसल हो या स्केलेटल मसल हो, जीवित नहीं रहेगा। और फिर ये ऑक्सीजन सप्लाई होने के लिए हमारे बॉडी में ना वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, पाइप प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? पाइप, जिसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। जिसको क्या बोला जाता है सर? ब्लड वेसल्स बोला जाता है। अब ये ब्लड वेसल्स जो होते हैं सर, ये ब्लड वेसल्स दो प्रकार के होते हैं। ये ब्लड वेसल्स जो होते हैं सर वो दो प्रकार के होते हैं। ये ब्लड वेसल्स प्यारे दो टाइप्स के होते हैं, एक को हम बोलते हैं वेन्स और एक को हम बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं? आर्टरी। अब जो वेन्स होता है वो CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है और आर्टरी जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है। यानी जो आपने ऑक्सीजन लिया था, लंग्स में गया था, वहां से कुछ आर्टरीज निकलेंगे और वो आर्टरीज ही सारे के सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आपके पूरे के पूरे स्केलेटल मसल एज वेल एज स्मूथ मसल तक ले जा रहे हैं, जिससे कि आपकी हर एक मसल्स के टिश्यू जीवित हैं, लाइव हैं। ऑक्सीजन सप्लाई बंद, मसल्स डेड। वैसे ही वहां पर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होंगे वो अगेन वही हेमोग्लोबिन लेकर के जो है वेन्स के ब्लड के थ्रू जो है आपके हार्ट तक पहुंचेगा, फिर वो लंग्स तक जाएगा और फिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। यानी मेन पार्ट यहाँ किसका है सर? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन हमारे स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल तक पहुंचे हुए जीवित थे। सिमिलरली वैसे ही सर ये जो कार्डियक मसल है जिससे हार्ट बना हुआ है उसको भी ऑक्सीजन की नीड है सर। विदाउट ऑफ ऑक्सीजन वो भी नहीं सर्वाइव कर सकता। तो अगेन कार्डियक मसल्स को भी, हार्ट को भी ब्लड सप्लाई के लिए आर्टरी प्रेजेंट होते हैं। उस आर्टरी को हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या बोला जाता है सर? कोरोनरी आर्टरी बोला जाता है। अब स्टोरी यहां से बिगिंस हो गई, बहुत ध्यान से सुनना। सारा किया धराया जो है इसी आर्टरी का है। सपोज दैट मान के चलो कि ये जो है आपका हार्ट है, ठीक है? ये कुछ बढ़िया तो बना नहीं सर, हार्ट का शेप है। सपोज दैट मान के चलो, आप ही लोग वाला बना देता हूं मैं, हार्ट शेप वही बना देता हूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अरे भैया हमसे हार्ट बनेगा आज। सपोज दैट मान के चलो कि ये जो है सर, फिर भी नहीं बना, ये हार्ट है सर। इस हार्ट को जो है, इस हार्ट को भी ब्लड सप्लाई की नीड होगी। इस हार्ट को भी क्या जरूरत होगा सर? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। इस हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई होने के लिए भी आर्टरी प्रेजेंट है, जिस आर्टरी को हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। इस हार्ट में ब्लड सप्लाई, यानी हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई के लिए आर्टरी ब्लड लेकर जाएगा, जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। अब कोरोनरी आर्टरी दो होते हैं सर, एक होता है राइट कोरोनरी आर्टरी और एक होता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। मतलब एक बाईं ओर और एक दाईं ओर, दोनों ओर से ये क्या है सर? आर्टरी है। आर्टरी का क्या काम है सर? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेकर आ रहा है, कार्डियक मसल्स को दे रहा है। अब हार्ट को लगातार कोरोनरी आर्टरी क्या है सर? ब्लड सप्लाई कर रहा है। तो हार्ट चंगा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, एकदम मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहा है और फुर्ती उसमें बना हुआ है, ब्लड को पंप करिए जा रहा है। होता क्या है सर कि हमारे बॉडी के जो वैक्सी सब्सटेंस होते हैं, क्या सर? येलो वैक्सी सब्सटेंस। येलो वैक्सी सब्सटेंस जैसे कि क्या सर? येलो वैक्सी सब्सटेंस, येलो वैक्सी सब्सटेंस लाइक सर, लाइक लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स, हमारे बॉडी में ना लिपोप्रोटीन्स पाए जाते हैं। इनमें दो प्रकार के लिपोप्रोटीन्स होते हैं, कुछ गुड लिपोप्रोटीन होते हैं, कुछ बैड लिपोप्रोटीन होते हैं, जिनको हम कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? जिनको हम कोलेस्टेरॉल भी कह रहे हैं। इनमें बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल, दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं सर। एक होता है बैड, एक होता है सर गुड। सर बैड कोलेस्ट्रॉल के अंदर आता है LDL एंड VLDL और गुड के अंदर आता है HDL। LDL का मतलब है लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन, है ना लिपोप्रोटीन सर? मैं भी नाम बता रहा था ना लिपोप्रोटीन की। और VLDL का मतलब है वेरी लो डेंसिटी ऑफ द लिपोप्रोटीन। सिमिलरली वैसे ही इसका नाम है HDL, हाई डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन गुड कोलेस्ट्रॉल है, LDL और VLDL बैड कोलेस्ट्रॉल है। क्यों ये गुड और बैड है सर? क्योंकि HDL क्या करता है, मेरी बात को सुनो, HDL क्या करता है कि जितने आपके ब्लड आर्टरी में जिसकी बात हो रही थी सर, अभी आर्टरी की जो बात हो रही थी, जो आर्टरी की जो बात हो रही थी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, तो ये HDL क्या करता है कि आर्टरी में जितने सारे भी लिपिड प्रेजेंट, वैक्सी सब्सटेंस प्रेजेंट थे, उन सबको पकड़ के लीवर तक ले आता है, जहां वो मेटाबोलाइज होते हैं। और LDL और VLDL क्या करते हैं कि जितने सारे भी लिपिड्स होते हैं उन सबको पकड़ के उन्हीं आर्टरी में ले जाता है। एक्चुअली में उसका आर्टरी में ले जाने का काम नहीं है, वो बॉडी के टिश्यू तक ले जाता है, लेकिन बॉडी के टिश्यू तक पहुंचाते आर्टरी में छूट जाता है, उससे कुछ तो छोड़ जाता है आर्टरी में, इसीलिए उसको बैड बोल रहे हैं। और जो ला करके लिवर में डाल दे रहा है वो खत्म करने के लिए, इसलिए हम उसको गुड बोल रहे हैं। इसलिए HDL गुड है, LDL VLDL बैड है। अब कहानी क्या होती है सर? कहानी ये होता है बच्चों कि ये जो
लिपोप्रोटीन्स थे बैड वाले, एलडीएल और वीएलडीएल। ये क्या करते हैं, ये जो कोरोनरी आर्टरी है, जो सप्लाई हो रहा है इस कोरोनरी आर्टरी में, इस प्रकार से जो है वो डिपॉजिट होने लगते हैं, क्योंकि वैक्स का प्रॉपर्टी होता है कि कहीं भी वो जमने लगता है, कहीं भी वो डिपॉजिट होने लगता है। जो ये डिपॉजिट होने लगता है कोरोनरी आर्टरी में, इस डिपोजिशन को बोला जाता है प्लक। क्या बोलते हैं सर, प्लक फॉर्मेशन। ये प्लक फॉर्मेशन जब धीरे 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 यहाँ पर ह्यूज अमाउंट में यहाँ भी जमा हो रहा है, यहाँ भी जमा हो रहा है, जैसे आर्टरी आया हुआ था यहाँ पर जो है प्लक जमा होने लगा, या इधर इधर में भी जो है वो प्लक जमा होने लगा, कई जगह प्लग जमा होने लगे। जब ये प्लग जमा होने लगता है तो इसमें चूंकि इधर से क्या आ रहा था सर, ब्लड आ रहा था, इधर से भी क्या आ रहा था, ब्लड। ब्लड को कहां पहुंचना था सर, हार्ट में पहुंचना था। ये क्या है हमारा सर, ये है हार्ट, हार्ट में पहुंचना था। लेकिन हार्ट में ब्लड पहुंच रहा था कब, जब कोरोनरी आर्टरी में कोई भी बीच में ब्लॉकेज नहीं थी। अब इसमें धीरे धीरे हमारा कोलेस्ट्रॉल, जो बैड वाले कोलेस्ट्रॉल थे, वो जमा होने लगे, प्लग फॉर्मेशन करने लगे। इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे ब्लड जो है यहाँ फ्लो हो रहा था, वो भी ब्लड इससे अटैच होकर के ब्लड क्लॉट बनने लगा। जब वो ब्लड क्लॉट बनने लगा, क्लॉट बनते 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 जो है इसकी ब्लॉकेज क्रिएट होने लगी। इस कंडीशन को बोलते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस, अथेरोस्क्लेरोसिस। अब एक्चुअल में अथेरोस्क्लेरोसिस जब बन जाता है, मतलब इसमें क्लॉट बन गया, ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया कोरोनरी आर्टरी में, तो जो इधर से ब्लड फ्लो आनी थी और पहुंचना था हार्ट तक जितना अमाउंट में, वो अमाउंट में पहुंच नहीं पा रहा है। तो फिर हार्ट तक जितना अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए था, ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इन्हीं कोरोनरी आर्टरी के थ्रू पहुंचना था। जब ये अल्टीमेटली ऑक्सीजन कार्डियक मसल्स को नहीं मिलने लगता है, फिर कार्डियक मसल्स जो है वो कमजोर पड़ने लगता है। अल्टीमेटली अगर कंप्लीटली ब्लॉकेज हो गया ऑक्सीजन सप्लाई की कार्डियक मसल्स को, तो इस कंडीशन में कार्डियक मसल्स जो है वो डेथ हो जाता है, कार्डियक मसल जो है काम करना बंद कर देता है। अब कार्डियक मसल काम करना बंद कर दिया तो आपका ब्लड पंपिंग ही बॉडी की बंद हो जाएगी और आपको डेथ हो जाएगा। बस इसी कंडीशन को बोला जाता है हार्ट अटैक। इसको क्या बोला जाता है सर, इसको बोला जाता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब है कि जब आपका हार्ट कंप्लीटली जब आपके हार्ट के कार्डियक मसल्स कंप्लीटली काम करना बंद कर दें या पार्शियल काम करना बंद कर दें। हो सकता है थोड़ा बहुत ब्लड सप्लाई हो रहा था और हार्ट के कई सारे पार्ट को जो है ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा था, तो जितने पार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ उतने का जो है कार्डियक मसल डेथ हो जाएगा, मर जाएगा। तो वो पार्शियल हार्ट अटैक हुआ। अगर कंप्लीटली ब्लड सप्लाई बंद हो गया तो कंप्लीटली हार्ट अटैक हो जाएगा। पार्शियल हार्ट अटैक आया तो आप डायग्नोसिस ट्रीटमेंट करने जल्दी से भागो ताकि आपकी जान बच जाएगी। अगर सडनली आया हार्ट अटैक तब आपकी जो है स्विच ऑफ हो जाएगा। फिर एक कंडीशन, इसीलिए मैंने लेक्चर के शुरू में ही बोला था कि इट्स अ वेरी सीरियस इमरजेंसी कंडीशन ऑफ आवर कम्युनिटी। तो होप सो आपको ये बात अब तक तो समझ में आ गया होगा कि हार्ट अटैक होता क्या है। अब हमारा दूसरा पार्ट आता है कि सर इस हार्ट अटैक को आने के पीछे कारण क्या हो सकता है, मतलब क्यों हार्ट अटैक आता है। अगर हमको ये पता चल जाए कि क्यों हार्ट अटैक आता है तो हम सर हार्ट अटैक को बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब 100% रिप्लेसमेंट तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन अगर काउजेस की बात पता चल जाए तो बहुत हद तक हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं कि हाँ ये कारण है, इसको हम अवॉइड कर दें। चलो सर उसकी भी बात कर लेते हैं। काउजेज ऑफ हार्ट अटैक में अगर हम काउजेज ऑफ हार्ट अटैक की बात करें तो ये काउज भी जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो सर प्राइमरी काउजेज है, प्राइमरी रीजंस हैं जिससे कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है, और दूसरा जो है वो एडिशनल रीजंस हैं, कुछ एडिशनल काउजेज हैं जिससे कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो हार्ट अटैक आने के रीजंस भी दो हो गए सर, कौन कौन से, एक प्राइमरी और एक एडिशनल। पहले हम प्राइमरी पर बात करते हैं। प्राइमरी में सबसे पहला जो अभी इतनी देर तक मैं समझा रहा था उस कंडीशन को हम बोलते हैं CAD। क्या उसको बोला जाता है सर, उसको बोला जाता है CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, शॉर्ट में CAD। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब है जो राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रहे थे, हार्ट को जो ऑक्सीजन दे रहे थे, उन्हीं में अथेरोस्क्लेरोसिस क्रिएट हो गया, प्लक जमा हो गया, बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो गए, जिसके कारण हार्ट को जो है ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई, फिर हार्ट की जो डेथ हो गई, अल्टीमेटली कार्डियक मसल्स की डेथ हो गई। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में CAD या कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हार्ट अटैक आने का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा रीजन जो है, लगभग 80% रीजन जो है यही है, अथेरोस्क्लेरोसिस या CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये क्यों हो रहा था, ये हो रहा था ड्यू टू द बैड कोलेस्ट्रॉल। तो अब सबसे पहले, ऐसे हम आगे बात करेंगे क्या क्या जांच या डायग्नोसिस करवानी चाहिए, लेकिन अब सबसे पहले कारण है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो आप अपने बॉडी को पहले एनालिसिस करो कि क्या आप में बैड कोलेस्ट्रॉल है। यदि है भैया तो बैड कोलेस्ट्रॉल को ठीक करना जरूरी है, वरना वही आपको हार्ट अटैक तक ले जाएगा। फर्स्ट वन रीजन हुआ। सेकेंड वन रीजन होता है कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। अब स्पाज्म का मतलब होता है सिकुड़ जाना। अब क्या होता है ना कि जो कोरोनरी आर्टरी हमारी जो ब्लड सप्लाई कर रही थी, पहला तो रीजन हो गया कि अथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। कभी कभी ये अननोन भी हो सकता है। क्या सर, अननोन भी हो सकता है। अननोन का मतलब है कि सर कोई जरूरी नहीं है कि वो कोरोनरी आर्टरी था उसमें प्लग बन ही गया, कभी कभी प्लग नहीं भी बनता है ना तो उस कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म हो जाता है। स्पाज्म मतलब वो कोरोनरी आर्टरी सिकुड़ जाता है, टाइटनेस हो जाता है उसमें। हालांकि इसका अननोन रीजन नहीं हम कह सकते हैं, अननोन कभी कभी आपको फील होगा कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो गया, सिकुड़ गया। सिकुड़ने के भी कई सारे, कुछ तो अननोन रीजंस भी होते हैं, सिकुड़ने के कई सारे रीजंस भी होते हैं। जैसे इमोशनल स्ट्रेस, आपको किसी ने डांट दिया, एक्सपेक्ट नहीं थी उसकी, आपको देखते हैं आपको किसी को किसी ने डांट दिया, उसकी सडनली हार्ट अटैक मर गया।
किसी ने उसको ऐसा खबर सुनाया, उसको सडनली हार्ट अटैक आया, मर गया। कहते हैं ना कि पापा यार हार्ट के बड़ी कमजोर है, उनको खबर मत बताना, उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। क्यों आ जाता है? वो इमोशनल स्ट्रेस के कारण जो कोरोनरी आर्टरी था उसमें टाइटनेस आ जाती है, स्पाज्म हो जाता है। जो इतना डायमीटर था वो तुरंत जो है इस प्रकार से सिकुड़ गया। अब यहाँ पर जो सिकुड़ गया, सडनली हार्ट को ब्लड सप्लाई बंद हो गई। इसी को हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। ये आपको इमोशनल स्ट्रेस में भी हो सकता है बहुत सीवियरली सडनली चिल्ड, कोल्ड में चले गए, ठंडे में चले गए, हाई टेम्परेचर में चले गए हैं। ये सभी रीजन जो है कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म के होते हैं। तो भैया इनसे आपको बच के रहना है। इमोशनल स्ट्रेस बहुत बड़ी चीज होती है ना। बहुत बड़े ठंडे प्रदेश में चले गए, वहां भी आपको हार्ट अटैक आने का खतरा है। आप रहते थे गर्मी में, चल गए ठंडे में, रहते थे ठंडे में, चल गए गर्मी में, ये सभी जो है वो खतरा के कारण है आपको हार्ट अटैक के। दूसरा रीजन, थर्ड वन रीजन जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कोरोनरी आर्टरी डाइसेक्शन, जिसको एससीआईडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एससीआईडी। ये मेनली जो है मोस्ट ऑफ जो है एबव ऑफ 50 ईयर्स फीमेल में पाया जाता है। एक्चुअल में इस कंडीशन को हम बोलते हैं कोरोनरी टीयर्स। क्या बोलते हैं? कोरोनरी टीयर्स। कोरोनरी ये मुख्य रूप से 50 साल के ऊपर के महिलाओं में सबसे ज्यादा देखा गया। कभी कभार ऐसा होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी की जो वॉल है, इस वॉल में ना बिना किसी रीजन के ये उसमें प्लग ही जमा हो गया, ऐसा कोई नहीं, अंदर के वॉल में ना टीयर्स आ जाता है। टीयर्स का मतलब है कि खिंचाव आ जाता है। अब खिंचाव आ जाने के कारण जितना अमाउंट में इधर से ब्लड जा रहा था, इधर की ओर सपोज हार्ट पड़ा हुआ है तो हार्ट तक जो है ब्लड पहुंचा नहीं पहुंचा। इसी कंडीशन को बोलते हैं एससीआईडी, स्पॉन्टेनियस कोरोनरी आर्टरी डाइसेक्शन। और ये हो जाने के कारण भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है। ये सब प्राइमरी रीजन है। नेक्स्ट में रीजन आता है कोरोनरी आर्टरी इम्बोलिज्म, इसको कहते हैं। सपोज दैट आपको ना ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। क्या डिसऑर्डर है? ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है सर। ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर का मतलब है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं जो है स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स ब्लड के बन रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि कोरोनरी आर्टरी बन रहे हैं, बॉडी के किसी भी आर्टरी या वेन्स में बन रहे हैं। वो ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होते कि आपके कोरोनरी आर्टरी तक पहुंच गए। कोरोनरी आर्टरी होता है पतला, अब उसमें जाकर के वो फंस गया अगेन, यहाँ पर आकर के सपोज दैट फंस गया, तो फिर से ब्लड सप्लाई नहीं होगा हार्ट को। इसी कंडीशन को बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी इम्बोलिज्म। अगर ऐसा होता है फिर आपको हार्ट अटैक आ सकता है सर। तो कोरोनरी आर्टरी इम्बोलिज्म अगेन जो है वो कारण है हार्ट अटैक का। ये सभी प्राइमरी रीजन है। नेक्स्ट वन है सर हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब है लो ऑक्सीजन सप्लाई। क्या सर? लो ऑक्सीजन सप्लाई। अब बोलोगे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई लो क्यों हो जाएगी, हम तो सांस चंगा ले रहे हैं। बस यही तो कारण है। लो ब्रीथलेसनेस, हाई ब्रीथलेसनेस कहो, जब आपको सांस लेने में परेशानी होने लगे, हो सकता है कि लंग्स इन्फेक्शन है। क्या है सर? हो सकता है आपके लंग्स में इन्फेक्शन है, राइट। तो लंग्स में इन्फेक्शन है तो जितना रेट में आपको सांस लेना चाहिए उतना ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। कोरोना में क्या हो रहा था? लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा था, लंग्स कोलैप्स होने लग रहा था, ऑक्सीजन जा नहीं रही थी बॉडी में, हार्ट मरने लग रहा था। हार्ट मर गया तो हम मर गए, है ना। सांस लेने में परेशानी है, लंग्स में कोई इन्फेक्शन है, जिसके कारण हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई। ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई तो अगेन कार्डियक मसल्स को भी सप्लाई कम हो जाएगा। कार्डियक मसल्स को सप्लाई कम हुआ, अगेन आपका कार्डियक मसल डेथ होने लगेगा। तो सर हार्ट अटैक का सबसे पहला ये है प्राइमरी कारण, प्राइमरी रीजंस। मैंने बोला दूसरा होते हैं कुछ एडिशनल रीजंस भी। एडिशनल रीजन में जैसे सबसे फर्स्ट रीजन जो है वो है एज फैक्टर। यदि आप सर 50 से एबव हो गए हैं, अब तो 50 भी मत मान के चलो, एबव ऑफ 45 ईयर्स यदि आपकी उम्र हो गई है तो आप मान के चलिए 45 से 55 साल की उम्र में अगर आप जी रहे हैं, चल रहे हैं, तो आपको हार्ट अटैक आने के खतरा है। इट्स अ एज फैक्टर, एडिशनल फैक्टर। आपको रूटीन चेकअप करवाना चाहिए कि हमें कोई हार्ट अटैक का खतरा तो नहीं है। क्या क्या होता है रूटीन चेकअप, अभी उस पर भी मैं बात करूंगा आपको, ठीक है सर। नेक्स्ट वन होता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री का मतलब है कि अभी रिसेंटली आपके फैमिली में किसी को जो है हार्ट अटैक आया है या एक दो पीढ़ी में हार्ट अटैक आते आया है, तो मे बी देयर इज हाईली चांसेस टू गेट अ हार्ट अटैक टू यू। आपको भी हार्ट अटैक आने के हाईली चांसेस है, तो आप इसके लिए जो है रूटीन चेकअप करवाएं। थर्ड वन आता है सर आपकी लाइफ स्टाइल। सर आपकी ना तो एज हुई है, क्योंकि अभी हम लोग कई सारे देखे होंगे केसेस कि नए नए यंग एकदम हेल्दी। अच्छा एक बहुत अच्छा हमको याद आया बात कि एकदम हेल्दी, ब्लंट हेल्दी पर्सन खूब था, फुटबॉलर था या स्पोर्ट्समैन था, रोज एक्सरसाइज करता था, रोज जिम करता था, उसको हार्ट अटैक आया, मर गया। आप लोग बोलोगे उसमें सब कौन सा कारण था? उसका भी कारण है। उसका क्या रीजन है लेक्चर क्लास तक आपको पता चल जाएगा, एकदम उसको बताकर जाऊंगा और उसको आपको समझना ही पड़ेगा। हम और आप पर वो अप्लाई होता है कि हम समझते हैं अपने आप को कि हम हेल्दी हैं, चलिए उस पर भी बात करेंगे। लाइफ स्टाइल का मतलब है कि ना तो सर हमारी एज है ना तो हमारी फैमिली हिस्ट्री है, फिर भी मुझे हार्ट अटैक आ सकता है। क्या उसके क्या कारण हो सकते हैं? उसके कारण ये हो सकते हैं कि यदि आप अनहेल्दी डाइट्स कंटेन करते हैं, जिसमें कि जंक फूड ह्यूज अमाउंट में है, लिपिड कंटेंट ह्यूज अमाउंट में है, ऑयली एंड फ्राइड कंटेंट्स ह्यूज अमाउंट में आप खाते हैं, ये होता है अनहेल्दी फूड, फिर आपको हार्ट अटैक आने का खतरा है। आपकी लाइफ स्टाइल इसके लिए जिम्मेवार है कि आपको बर्गर खाने के ज्यादा शौक है, फिर तो आप अपने आप को हार्ट अटैक की ओर ले जा रहे हो। दूसरा रीजन है लुक फॉर द फिजिकल लैक ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी। आप अपने लाइफ में केवल खाते हो, पड़े रहते हो, सोते हो, बैठते हो, बस फिजिकल एक्टिविटी आपकी कुछ नहीं है। या तो आप योगा नहीं करते, या तो आप जिम नहीं जाते, या तो आप मैं ये नहीं कर रहा हूं कि जिम जाने वाला को हार्ट अटैक नहीं आएगा, उसका कारण है, मैं बोल रहा हूं ना, आगे बताऊंगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपको रोज ही जिम करना है 2 घंटा आप हार्ट अटैक से बचे रहोगे। आपकी बेसिक फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि जिम नहीं जा रहे हैं तो हमारे फिजिकल इतनी काम है, रोज हम 2 घंटे सर कुदाल चलाते हैं,
तो फिर ठीक है, चंगा, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। रोज हम जो है 10 किलोमीटर पैदल चलते हैं सर, 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। फिजिकल एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। अगर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है फिर आपकी लाइफ स्टाइल जिम्मेवार होगी आपको हार्ट अटैक के लिए। नेक्स्ट वन है स्मोकिंग। आप टू मच स्मोकिंग करते हैं फिर आपके ब्लड जो है कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे और आपको हार्ट अटैक आ सकता है सर, ठीक है। देन है एक्सेसिव अल्कोहल, अगर बहुत ज्यादा आप अल्कोहलिक हैं तब भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है सर। ये हो गया एडिशनल रीजन। इसके अलावा भी कुछ कंपनसेंट्री रीजन और हैं हार्ट अटैक के, उसको भी आप जान लो सर। क्या है सर? अदर मेडिकल कंडीशंस जो कि कंपनसेंट्री रीजन में बोल रहा था, जैसे हाई ब्लड प्रेशर। अगर आप हाई बीपी के बीमारी हैं, हाई ब्लड प्रेशर आपको रहता है तो आपको कांस्टेंट मॉनिटरिंग करनी होगी आपके ब्लड प्रेशर की। सोडियम का लेवल हमेशा आप कम रखिए अपने डाइट में। हाई ब्लड प्रेशर वाले को हार्ट अटैक के सबसे ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट वन सर है रीजन हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। आपके बॉडी में हाई एलडीएल है, एचडीएल है, सॉरी हाई एलडीएल है, हाई वीएलडीएल है, ट्राइग्लिसराइड बहुत हाई रहता है, आपको सर हार्ट अटैक का खतरा है। यदि आप डायबिटिक पेशेंट है तो अपना मॉनिटरिंग करवाते रहिए क्योंकि आपको सबसे ज्यादा हार्ट अटैक का खतरा है। ओबेसिटी, आप बहुत मोटे हैं, मोटेपन का शिकार हैं, मैंने बोला ना, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, खा रहे हैं सो रहे हैं बस यही काम है, तो फिर ओबेसिटी हो जाएगी, मोटापा हो जाएगा, फिर आपको हार्ट अटैक आ सकता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब है कि एक साथ 2 या 2 से अधिक डिजीज मुझे है। इस प्रकार के हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कैटेगराइज करते हैं। जैसे सपोज हमको हाई ब्लड प्रेशर भी है, मुझे शुगर भी है और मुझे ओबेसिटी भी है, मोटापा भी है, ये है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। 2 या 2 से 3 या 3 से अधिक जो है इस प्रकार के आपको डिजीज आ रहे हैं, हो रहे हैं, फिर आप हार्ट अटैक की ओर ज्यादा अल्टीमेटली लेट्स जा रहे हैं। आप जो है इन चीजों को कंट्रोल कीजिए। तो ये मुख्य रूप से है सर हार्ट अटैक के कारण। अब आपको कारण तो समझ में आ गया कि क्या क्या चल रहा है, हमको ये तो समझ में आ गया सर हार्ट अटैक होता क्या, कैसे हो सकता है, उसके कारण क्या है वो भी हमें समझ में आ गया। अब सर हमें जल्दी से बता दो कि हार्ट अटैक को हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, मतलब डायग्नोसिस इसका क्या होगा। अब डायग्नोसिस के भी सर 2 पैरामीटर होंगे। सॉरी, डायग्नोसिस से पहले यहाँ सिम्टम्स लिखा हुआ है सर। हार्ट अटैक के क्या हमको सिम्टम्स शो हो सकते हैं, लक्षण क्या शो हो सकते हैं, है ना। तो चलो हम लक्षण की बात कर लेते हैं फिर डायग्नोसिस वाले पैरामीटर पे आएंगे। सिम्टम्स की भी बात हुई है सर। सबसे फर्स्ट वन, सिम्टम्स में भी 2 प्रकार के होंगे सर, एक क्लासिकल सिम्टम्स होगा, एक जो है एडिशनल सिम्टम्स होगा। सबसे पहला जो है वो है क्लासिकल सिम्टम्स। क्लासिकल सिम्टम्स में सबसे पहले लक्षण जो सबसे मुख्य रीजन माना जाता है वो है दैट इज द चेस्ट पेन। क्या है सर? चेस्ट पेन एंड डिस्कम्फर्ट। अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा होगा तो ब्लड सप्लाई सर रुकने लगेगी, हार्ट को ब्लड जा नहीं रहा जितना अमाउंट में चाहिए, तो आपका जो कार्डियक मसल है वो मरने लगेगा, तो आपको चेस्ट में टाइटनेस होने लगेगा, मतलब अकड़न फील होने लगेगी। और वो अकड़न, दूसरा रीजन दिया हुआ कि पेन इन अदर पार्ट्स ऑफ द अपर बॉडी। अगर वो अकड़न, वो टाइटनेस माइग्रेट हो रहा है बॉडी के अनदर पार्ट्स में, जैसे वो दर्द जो है आपके इस लेफ्ट आर्म बाजू की ओर माइग्रेट हो रहा है या आपके बाएं कंधे की ओर माइग्रेट हो रहा है, और इधर माइग्रेट होने के बाद आपके दाहिने कंधे की ओर भी वो दर्द अगर माइग्रेट होने लगा, तो इस प्रकार की यदि आपको पेन फील हो रहा है तो ये डायरेक्टली सिम्टम्स है हार्ट अटैक का। आपको तुरंत हॉस्पिटल भागना चाहिए, 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर लोग ना थोड़े हो जाते हैं कंफ्यूज सर। क्या कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि जीएड में भी गैसो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज हम इसको बोलते हैं। जब हमारा इसोफेगस के यहाँ स्फिंक्टर कमजोर हो जाता है ना तो एचसीएल नीचे से ऊपर माइग्रेट होने लगता है, तो इस कंडीशन में भी हमारे यहाँ सीने में दर्द फील होने लगता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है, तो हम समझ जाते हैं हमको हार्ट अटैक आने वाला। ना जी ना, सारे चेस्ट में होने वाले पेन हार्ट अटैक ही नहीं होते हैं। आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इससे इसका सबसे अच्छा बेहतर उपाय है कि आप रूटीन डायग्नोसिस करवा दो, रूटीन चेकअप करवाते रहो। लेकिन मेनली चेस्ट पेन जो क्लासिकल सिम्टम्स है उसको मैंने बताया आपको नोटिस करना है। और ये हो सकता है कि हमारे अंदर जो है कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म हो रहा है, मतलब कोई जरूरी नहीं कि आज हमको हार्ट अटैक आया और हम मर ही गए। हो सकता था आज थोड़ा सा ब्लॉकेज हुआ था कोरोनरी आर्टरी में, तो हमको थोड़ा सा ना चेस्ट पेन हुआ, चेस्ट में टाइटनेस हुआ और थोड़ा सा माइग्रेट भी हुआ था दर्द हमारे लेफ्ट आर्म की ओर, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, फिर हम बस 10 सेकंड बाद ठीक हो गए। लेकिन आपको साइंस दिया था उसने, आपको इंडिकेशन दिया था कि हार्ट अटैक आ रहा है, फिर आपको जो डायग्नोसिस करवाना है, क्योंकि ये एक बार इतना माइग्रेट हो जाएगा पेन कि फिर आपको समय नहीं देगा ट्रीटमेंट का। तो इसलिए पहला सिम्टम्स यही है, दूसरा सिंपल पहला और दूसरा। थर्ड वन सिम्टम्स है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, बिना किसी कारण के। मेरा कोई लंग्स इन्फेक्शन नहीं है, मेरा लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है रे बाबा, मेरे इन्वायरमेंट में खूब बढ़िया जो है ऑक्सीजन की सप्लाई है, लेकिन फिर भी मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है। जैसे ऐसे सांस लेने में परेशानी आपको एनीमिया के कंडीशन में भी हो सकता है, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन कम है तो आप जो है जल्दी जल्दी थोड़ा सा भी सीढ़ी चढ़ रहे हो, हाँफने लग रहे हो, वो अलग रीजन है। लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, मैं बैठा हुआ और मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है विदाउट एनी लंग्स डिजीज। क्या सर? विदाउट एनी लंग डिजीज, मुझे लंग्स की कोई डिजीज नहीं है, फिर भी मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है, इट इंडिकेट्स योर द हार्ट अटैक। कि हार्ट को जो है ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, हार्ट जल्दी जल्दी ऑक्सीजन मांग रहा है लेकिन पहुंच नहीं पा रहा है। नेक्स्ट वन सिम्टम्स है कोल्ड स्वेटनेस, यदि आपको ठंडे पसीने आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं सर? ठंडे पसीने आ रहे हैं। आप बोलोगे सर पसीने तो सब ठंडे ही आते हैं, पसीने सब ठंडे नहीं आते, पसीना आने के बाद ठंडा लगता है। लेकिन अगर मेरे पसीने ही आ रहे हैं, ठंडे फील हो रही है, ये कोल्ड स्वेटनेस जो इट इंडिकेट्स योर हार्ट अटैक। नेक्स्ट वन सिम्टम्स होता है नोजिया एंड वॉमिटिंग, बिना किसी कारण के हम सर हेल्दी हैं, चंगा है, स्वस्थ हैं, फिर हम जो है बैठे बैठे हम जैसे चलना स्टार्ट किए हमको चक्कर आने लगा,
मेरा हम सर जो है हल्का फील होने लगा और मुझे वॉमिटिंग सा फील होने लगा, कभी वॉमिटिंग हो भी गया है, कभी नहीं भी हुआ, नाउजिया फील हो रही, वॉमिटिंग सा फीलिंग आ रही है, ये रीजन हो रहा बिना किसी कारण के। हमको अगर इंडाइजेशन है, हमको अगर फूड पॉइजनिंग है तो सर नाउजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है तो हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई रीजन नहीं है। मैं हेल्दी फील करता हूँ रोज अपने आप को, और उसके बावजूद भी मुझे जो है वो नाउजिया एंड वॉमिटिंग फील होने लगा कभी कभी। हमेशा हमें सप्ताह में 10 दिन में ऐसा ऐसा हो जाता है, ये सिम्टम्स है सर आपके हार्ट अटैक। अब नाउजिया एंड वोमिटिंग किसी को गैस्ट्रिक में भी होने लगता है, तो इसका मतलब वो नहीं हार्ट अटैक का है। आपको नोटिस करना है कि मैं हेल्दी हूँ फिर भी अगर मुझे ऐसा फील हो रहा है तो। अनयूजुअल फटिक, सर मैं काम करता हूं और बार बार थक जा रहा हूं, बिना कभी काम किए ही थकान हो रही है। ऐसे आपकी बॉडी में सर हेमोग्लोबिन की कमी है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, आप हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हो, आप थक सकते हो काम करने के ड्यूरिंग, सीढ़ियां चढ़ने के ड्यूरिंग थक सकते हो, आपको एनीमिया है तो। लेकिन मैं बिना अनयूजुअल, मैं बिना रीजन के थक रहा हूँ, लग रहा है मैं थका हुआ ही हूँ, ये आपको हार्ट अटैक का सिम्टम्स है सर। देन है इंडाइजेशन, इंडाइजेशन और हार्ट बर्न। देखो सर आपको हार्ट बर्न और इंडाइजेशन फ्रिक्वेंटली हो रहा है, किसी को जेड की बीमारी है तब तो अलग रीजन है, लेकिन उसको जेड की कोई बीमारी नहीं है, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज है नहीं, लेकिन फिर भी उसका खाना बार बार नहीं पच रहा है। अब एक दो बार महीने में हुआ ऐसा तो हमारा खाने के ऊपर, डाइट के ऊपर डिपेंड है, लेकिन हर एक तीसरे दिन मुझे यही हो रहा है, और जबकि मैं खाना भी ठीक कर रहा हूँ, अगर फिर भी मेरा अनपच हो रहा है, फिर भी मुझे हार्ट बर्न फील हो रहा है, इट इनडायरेक्ट इट डेडिकेट द सिम्टम्स टू योर हार्ट अटैक। ये सभी कुछ सिम्टम्स हैं जो क्लासिकल सिम्टम्स जिन्हें हम कहते हैं। नेक्स्ट वन आता है सर प्री हार्ट अटैक सिम्टम्स। ये तो वो वाले सिम्टम्स हो गए जब हमें हार्ट अटैक आ गया। सपोज दैट हम हेल्दी हैं तो हम कैसे पता लगाएं हमारे अंदर भी तो कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। प्री हार्ट अटैक, हार्ट अटैक आने से पहले के कुछ सिम्टम्स भी जान लेना जरूरी है ना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फ्रीक्वेंट चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, जिसको हम अंजाइना बोलते हैं, मतलब कि वो हार्ट अटैक जो अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था, चेस्ट पेन टाइटनेस फ्रीक्वेंटली होता है, हर एक 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन महीने में हमको 2 बार फील हो जाता है, तो ये है हार्ट अटैक आने से पहले वाले सिम्टम्स। फ्रीक्वेंटली चेस्ट पेन हो रहा है उसको आप डायग्नोसिस करवा लो। दूसरा है सर दैट इज द अनयूजुअल फटीग, वही बिना कारण के आप थक रहे हो, बार बार थक जाते हो, ये सर आपको हार्ट अटैक आने से पहले वाले, यहाँ भी मैंने जो सिम्टम्स ऐड किया था ये हार्ट अटैक आने से पहले वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है सर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, वही फिर से बिना किसी कारण के हमारी जो सांस लेने में परेशानी स्टार्ट हो जाती है, ये भी आपको प्री हार्ट अटैक डिजीज सिम्टम्स है। डिजीनेस, सर मुझे ना मेरा सर जो है वो हल्का फील होने लगता है, मुझे चक्कर आने लगता है, बिना अभी भला चंगा बैठे थे, जैसे उठ के चलने लगे मुझे चक्कर आने लगा। हो सकता है कि हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो ऐसा हो सकता है, एनीमिया है तो हो सकता है, लेकिन मैं सब ठीक था, अभी काम कर रहा था बढ़िया से, सुबह से कुछ नहीं फील हो रही थी, रोज कुछ नहीं, बस मुझे अभी जस्ट फील होने लगा कि मेरा सर घूमने लगा, पूरा दुनिया घूमने लगी। और ये दुनिया घूमने वाली फ्रिक्वेंटली हमको जो हर 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन हफ्ते दिन पे होता है, ये हार्ट अटैक का खतरा है सर, प्री हार्ट अटैक, हार्ट अटैक आने से पहले के खतरा है। और वही इंडाइजेशन है नौजिया, आपको फ्रिक्वेंटली जो है अनपच होता है या आपको वोमिटिंग जैसा फील होता है, इट इंडिकेट्स योर द हार्ट अटैक, राइट सर। नेक्स्ट वन आते हैं सर, अब हमारी बात आ गई कि सर हम जान लिया हार्ट अटैक क्या है सर, कैसे आ सकता है सर, काउजेज हमने जान लिया सर, सिम्टम्स हमने जान लिया, अब हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे सर। तो डायग्नोसिस भी 2 प्रकार से होगा, एक जिसको हार्ट अटैक आ गया है उसको, और एक जिसको हार्ट अटैक नहीं आया, हमें आपको हार्ट अटैक नहीं आया तो हम अपनी रूटीन चेकअप कैसे कर सकते हैं कि हमको हार्ट अटैक है, आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो पहले जिसको आ गया है उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। जब हार्ट अटैक आता है तो डायग्नोसिस में सबसे फर्स्ट वन जो सबसे बढ़िया पैरामीटर माना जाता है जिसको हम ईसीजी बोलते हैं, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। हमारे हार्ट में ना कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड होते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होते हैं, अगर आपके हार्ट के मसल सही काम कर रहे होंगे, उनमें नोट्स एस वी टी यू कैसे ईसीजी का रिपोर्ट पढ़ा जाता है, उस पर भी कभी एक कॉमन टॉपिक में एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को दूंगा। तो जब आप ईसीजी करोगे तो अगर हार्ट मसल्स प्रॉपर काम कर रहे होंगे, ऑक्सीजन आ रहा होगा, कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज नहीं होगा, प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो रही है, तो जो ईसीजी वेव की जो तरंगे बनेंगे, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में जो वेव बनेगा वो नॉर्मल बनेगा। लेकिन यदि आपके हार्ट अटैक आया होगा तो फिर ईसीजी में वेव जो है एबनॉर्मल बनेगा। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी हम करते हैं किसके लिए, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए, पहला। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट, सर किसी को हार्ट अटैक आया है ना तो इसमें हम कुछ मुख्य रूप से ब्लड टेस्ट करते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट आता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन टी या आई, 2 प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, ट्रोपोनिन टी और आई, इनमें दोनों में से कोई एक आप चेक करो। यदि आप ट्रोपोनिन टी या आई बढ़ा हुआ आ रहा है ब्लड स्ट्रीम में या सीरम में, समझ लो आपको हार्ट अटैक आया था पिछले 4-6 घंटे में, 2 घंटे में। दूसरा हम लोग टेस्ट करते हैं CKMB, ये एक एंजाइम टेस्ट है जिसको हम लोग जिसको हम लोग हार्ट अटैक को डायग्नोस करने के लिए यूज करते हैं। हार्ट अटैक का दूसरा नाम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी होता है, इन्फार्क्शन इसको भी याद रखना, ठीक है सर। कोई बोलते मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसको शॉर्ट में MI बोला जाता है, मुंबई इंडियंस नहीं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। दूसरा टेस्ट हम CKMB करते हैं। थर्ड वन हम टेस्ट जो है इसमें SGOT भी हम करवा सकते हैं, मायोग्लोबिन भी हम करवा सकते हैं, मायोग्लोबिन भी हम करवा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ब्लड टेस्ट में जो है ट्रोपोनिन टी और CKMB या ट्रोपोनिन आई CKMB करवा लो, वो सबसे अच्छा डिटेक्टेबल मेथड है। रिसेंटली आपको 4 से 6 घंटे में हार्ट अटैक आया है कि नहीं उसको डायग्नोस करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक।
थर्ड वन टेस्ट आता है सर जिसको हम लोग बोलते हैं इकोकार्डियोग्राम। सर ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो था हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, और इकोकार्डियोग्राम जो होता है इट इज अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ हार्ट। ये क्या है सर? अल्ट्रा सोनोग्राफी ऑफ हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स ये क्या हम इसमें करते हैं सर? आप एब्डोमेन की अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हो ना, होल एब्डोमेन की करवाते हो, किडनी की करवाते हो, लीवर की करवाते हो, वैसे ही हार्ट की भी अल्ट्रासोनोग्राफी स्पेशल आती है जिसको हम इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं या इकोकार्डियोग्राम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यदि किसी को हार्ट अटैक आया था आज से 2-4 दिन पहले भी, 10 दिन पहले भी थोड़ा बहुत सिम्टम्स शो किया था, तो अगर उस या अभी आज आया है, हो आया है, तो हम उसको ना अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे हार्ट की। उससे हमें ये दिखेगा, उसमें ये पिक्चर क्लियर कट होगा कि हार्ट के किस मसल्स में सबसे ज्यादा खराबी आई है, कौन सा मसल डेथ हुआ, हार्ट का कौन सा पार्ट खराब हुआ है, इकोकार्डियोग्राम में आपको पता चलेगा। क्लियर। नेक्स्ट वन डायग्नोसिस में हम करते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी, जिसको हम एंजियोग्राम भी कहा जाता है। कोरोनरी एंजियोग्राम भी जो है वो जिसको हार्ट अटैक आया हो उसको हम चेक करते हैं। मैंने क्या बोला? राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होगा, तो कोरोनरी एंजियोग्राम में ना हम एक जो है वो कैथेटर डालते हैं पतला सा, वही कोरोनरी आर्टरी में सर यूएसजी गाइडेड की मदद से ही डाला जाता है। हमने एक पतला सा कैथेटर डाला उस आर्टरी में, उसके साथ ना हम जो है एक एक कॉन्ट्रास्ट देते हैं जिसको हम डाई कहते हैं, ठीक। आयोडीन कॉन्ट्रास्ट डाई होता है, उसका हम इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक। लगाने के बाद क्या होता है, या फिर कभी कभी जो है हम उस कैथेटर के साथ भी उस डाई कॉन्ट्रास्ट को हम सेंड करते हैं, मतलब जो डाले उस आर्टरी में, जो आर्टरी था ना इस प्रकार से जो हार्ट तक जा रहा था, जो इस हार्ट तक आर्टरी जा रहा था, इसी में सर ब्लॉकेज हुआ होगा, थेरोस्क्लेरोसिस बना होगा, है ना। तो एक हमने पतला कलर जो है इसमें कैथेटर डाला है। क्या डाला? कैथेटर। ये कैथेटर क्या जाएगा सर? इसमें कॉन्ट्रास्ट होगा, जिस जिस पार्ट में ब्लॉकेज होगा ये ब्लॉकेज को लोकेट करने में हेल्प करता है। जो एंजियोग्राम है, कोरोनरी एंजियोग्राफी ब्लॉकेज को लोकेट करने में हेल्प करता है। हम गए, कॉन्ट्रास्ट दिए, फिर हम इसको एक्सरे लेंगे, फिर एक्सरे में हमें पता चल जाएगा उस कॉन्ट्रास्ट से कि किस पार्ट में जो है वो ब्लॉकेज है कोरोनरी आर्टरी के। ये सर 4 पैरामीटर जो है किसी को भी हार्ट अटैक आया है उसको हम डायग्नोस करने में यूज करते हैं। अब इसमें एक और बात आई, क्या बात आई सर? एक बात और आई कि सर जी ये तो जिसको आ गया है उसके लिए है ना, जिसको नहीं आया है, हमको और आपको हार्ट अटैक नहीं आया है, तो हम क्या कर सकते हैं अपने लिए? इसकी किस सुरक्षा और उपाय बताइए। इसको सर हम रूटीन टेस्ट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं सर? इसको हम कहते हैं रूटीन चेकअप। इसको क्या कहा जाता है? रूटीन चेकअप फॉर प्री हार्ट अटैक। हमको हार्ट अटैक नहीं आया है, उसके पहले हम चेक कर लेना चाहते हैं कि हम सेफ तो हैं। सबसे बढ़िया मेथड है, सबसे पहला वन टेस्ट है सर फिजिकल टेस्ट। आपको जो है डॉक्टर के पास जानी है और अपनी फिजिकल टेस्टिंग करवानी है। फिजिकल टेस्टिंग में क्या होता है सर? सबसे फर्स्ट वन फिजिकल टेस्ट में आपको हार्ट रेट मेजर किया जाएगा। क्या सर? आपकी हार्ट रेट मेजर की जाएगी। डॉक्टर जो है वो स्टेथोस्कोप लगाएगा, स्टेथोस्कोप लगाएगा और आपके हार्ट रेट को मेजर करेगा, आपके पल्स रेट को मेजर करेगा डॉक्टर, है ना। आपके लंग इन्फेक्शन को चेक कर सकता है डॉक्टर, कहीं इस प्रकार से कोई आपकी चीजें तो नहीं है जो आपको परेशान कर रहा है सर, जो आपको परेशान कर रहा है सर। ये आता है फिजिकल रिपोर्ट डायग्नोसिस में, पहला। दूसरा आपको करेगा सर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, क्योंकि जो हाई ब्लड प्रेशर, मैंने काउजेज में बताया, जो हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं उनको हार्ट अटैक का सबसे ज्यादा खतरा है। तो मुझे हाई ब्लड प्रेशर है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? जब हम रेगुलर मॉनिटरिंग करवाएंगे, रेगुलर जब हम मॉनिटर करवाएंगे हार्ट अटैक ब्लड प्रेशर को, तब जाकर के हमें पता लगेगा कि हमारा ब्लड प्रेशर इधर नॉर्मल रहता है कि घटता बढ़ता है। और वैसे पेशेंट जिनको ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होते रहता है रेगुलर मॉनिटरिंग करवाइए। तो ब्लड प्रेशर दूसरी मॉनिटरिंग करवानी है। थर्ड वन टेस्ट है सर ब्लड टेस्ट। अगेन ब्लड टेस्ट कौन से सर? वही वाले ब्लड टेस्ट आपको करना है, ट्रॉप टी या ट्रॉप आई आप करवाओ कि कहीं रिसेंटली आपको हार्ट अटैक तो नहीं आया था। प्री हार्ट अटैक हम चेक कर रहे हैं ना, बस रूटीन के लिए। आप CK-MB भी करवा सकते हो सर, है ना। आप SGOT भी करवा सकते हो सर। हालांकि SGOT लिवर स्पेसिफिक एंजाइम भी है, मतलब लिवर डिजीज में भी इंक्रीज होता है। लेकिन यदि आपको लिवर नॉर्मल है, लिवर के सारे पैरामीटर नॉर्मल आते हैं और SGOT बढ़ा हुआ आ रहा है, तो आपको हार्ट अटैक का सिम्टम्स दिखा रहा है, ठीक है सर। आप जो है वो मायोग्लोबिन टेस्ट भी करवा सकते हो सर, बट इतने सारे टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मुख्य रूप से रूटीन टेस्ट में 2 करवा लीजिए, काफी है। नेक्स्ट वन अगेन सर वही आपको ECG करनी है सर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करना है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्यों करना है सर? क्योंकि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हम चेक करेंगे कि हमारे हार्ट का मसल सही काम कर रहा है ना, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट सही हुआ है ना। नेक्स्ट वन आता है इकोकार्डियोग्राम। अगेन आप जो है हार्ट की अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हो, नॉर्मली भी रूटीन में भी, कि हमारा सब ठीक चल रहा है ना। और अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर के मिड में मैंने बोला था कि सर क्या बात कर रहे हैं हार्ट अटैक का, क्या स्वस्थ रहेगा आदमी, एकदम स्पोर्ट्समैन बढ़िया, रोज जिम जाता था, एकदम हेल्दी, मसल्स बढ़िया बने हुए थे, 6 पैक थे, वो फुटबॉल खेलते हुए जमीन पे गिरा, मर गया। एक सिंगर गाना गा रहा था, एकदम हेल्दी था, रोज जिम जाता था, स्पेशल पानी पीता था, रोज जो है सो उसको 4 लोग मॉनिटरिंग के लिए रहते थे, स्टेज पे गाना गाते गाते गिरा, मर गया, हार्ट अटैक आया। सर उसके लिए क्या? यहाँ पर 2 मिस्टेक। एक तो सर जो भगवान की मर्जी होगी कोई नहीं चेंज कर सकता, हमें मरना होगा तो मर ही जाएंगे,
लेकिन हम मेडिकल वाले हैं, हम इस पर तो रह नहीं सकते। तो फिर यहाँ क्या आता है कि हम हर रोज जिम जाते हैं, हम हर रोज दौड़ते हैं, हमारी हर रोज फिजिकल एक्टिविटी है। लेकिन क्या आप कभी जिम जाते हैं तो आप अपने हार्ट से पूछे कि आपका हार्ट जो है इतना इतना वजन उठाने लाके कैपेबल है कि नहीं है? ये जो ऐसे सूत करके ऐसे ऐसे मार रहे हो, इसके लिए आपका ये हार्ट कैपेबल है कि? खाली आप मसल्स को देख रहे हो, खाली अपने सीने के मसल्स को देख रहे हो, पेट के बाइसेप्स को देख रहे हो। सर अंदर में ये जो बेचारा कूद रहा है उसको भी आपने चेक किया? तो ऐसे लोग जो एकदम ब्लंट हेल्दी थे और खेलते खेलते गिरे मर गए, गाते गाते गिरे मर गए, चलते घूमते गिरे मर गए। एक कॉमन से हम एक रील्स चला देते हैं कि देखो ये कोरोना के वैक्सीन लगा इससे मर गया। ना जी ना। इसको डायग्नोज करने के लिए हर एक हम आपको सबको ये करना चाहिए। यदि आपकी फिजिकल एक्टिविटी पर डे बहुत है, यदि आप जिम जाते हैं, यदि आपकी बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेलते हैं, यानी आप अपने बॉडी पे रोज भार देते हो, तो आपको सबसे पहले ए वाली टेस्ट करवानी चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है सर, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट, इसको बोला जाता है। एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट को शॉर्ट में ईएसटी कहते हैं, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, चाहे फिजिकल एक्टिविटी के ड्यूरिंग, फुटबॉल खेलने के ड्यूरिंग, क्रिकेट खेलने के ड्यूरिंग, दौड़ने के ड्यूरिंग, या जिम में बाइसेप्स बनाने के ड्यूरिंग, जब भी फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हो, तो आपका हार्ट कितना स्ट्रेस झेल पाता है, क्या वो स्ट्रेस को झेल भी पा रहा है रोज, या नहीं खाली रोज कर रहे हो और वो बेचारा रोज रोज कूद रहा है, एक दिन कूदते कूदते बंद हो जाएगा, मर जाओगे वहीं बैठ के। इसी को चेक करना को बोलते हैं फिजिकल इस एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट, ईएसटी। और ये एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट जो है वो डॉक्टर के पास होता है, डायग्नोस्टिक सेंटर में। कैसे होता है सर? वहां पर ना कोई ट्रेडमिल, जैसे जो जिम में भागने वाली चीजें होती है ना, वैसी ट्रेडमिल बनाई होती है, या कोई सिंथेटिक साइकिलिंग होता है, मोटरसाइकिल कुछ भी बनाया हुआ रहेगा, उस पर आपको एक्सरसाइज करवाया जाता है। और एक्सरसाइज करवाने के बाद जो है आपकी हार्ट रेट मेजर की जाती है, आपकी हार्ट रेट मेजर की जाती है, आपकी पल्स रेट मेजर की जाती है, ठीक है, आपकी ब्लड प्रेशर मेजर की जाती है, आपको ईसीजी किया जाता है, ईसीजी किया जाता है। ये कुछ टेस्ट हैं जो वहां परफॉर्म किए जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि ड्यूरिंग द एक्सरसाइज या आफ्टर द एक्सरसाइज हाउ मच स्ट्रेस योर हार्ट कैन बी, हाउ मच स्ट्रेस, हाउ मच स्ट्रेस कैन बियर्स बाय योर हार्ट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के ड्यूरिंग कितना आपका स्ट्रेस जो है, आपकी बॉडी का स्ट्रेस जो है, आपका हार्ट झेल सकता है। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो वहां ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे होगा? ब्लड के थ्रू होगा। ब्लड कौन भेजेगा? हार्ट ही तो भेजेगा। तो हार्ट वो स्ट्रेस झेल भी पा रहा है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नहीं लोग करवाते हैं, हल्के में लेते हैं, इसीलिए आप हेल्दी हेल्दी लोग जो है डेथ का सब और भी रीजन हो सकते हैं उनके, कोई हो सकता है पर्सनल, आई डोंट हैव आइडिया अबाउट हिज और हर रीजन, बट मुख्य एक मैं कॉमन रीजन कह रहा हूं कि ये होता है। और ये हर एक हम आप जैसे हेल्दी इंडिविजुअल जिनको फिजिकल स्ट्रेस पर डे है उनको करवानी चाहिए। तो होप सो सर आपको डायग्नोसिस समझ में आया होगा। और इन द लास्ट ऑफ आता है कि हार्ट अटैक अगर किसी को आया तो हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं सर। सबसे पहली बात कि सर ट्रीटमेंट घर पे नहीं करनी है, ठीक है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो भी होता है वो आपको हॉस्पिटल्स में ही दिए जाते हैं, ठीक है। तो हॉस्पिटल्स आपको इमीडिएटली पहुंचना है, क्योंकि घर पे ट्रीटमेंट करने के चक्कर में हो सकता है कि बंदा निकल भी लेगा, है ना। तो सर मैं मेडिकल वाले ट्रीटमेंट की कुछ बात कर लेता हूं कि सर मेडिकल में क्या क्या कुछ ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। मैं ट्रीटमेंट का बिल्कुल भी जो है सपोर्टर नहीं हूं कि घर पे हमें किसी को भी ट्रीट करना चाहिए। हमें कोई अधिकार नहीं है अपने आप को ट्रीट करने का। ट्रीटमेंट करने का राइट केवल केवल मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर्स के पास ही है, क्योंकि उन्होंने प्रोसीजर को पढ़ा है, उन्होंने स्टेप्स को पढ़ा है, उन्होंने ट्रेनिंग ली है, उनके पास इक्विपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब है। आपको वहां पहुंचना सबसे पहले जरूरी होता है। सबसे फर्स्ट जो है इनिशियल इमरजेंसी कुछ ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, उसमें कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं, जैसे कि एस्प्रिन दिया जाता है ताकि जो है ब्लड का क्लॉट कम बने या ना बने। नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है जिससे कि जो आर्टरी सिकुड़ गई थी वो आर्टरी थोड़ी सी फुल जाए, फैल जाए, जिससे कि ब्लड सप्लाई रेगुलर हो। क्लॉट बूस्टिंग मेडिकेशन दिए जाते हैं जिसको थ्रोम्बोलाइटिक्स कहते हैं। जहां पर एंजियोप्लास्टी की इमीडिएटली नहीं रहता है फैसिलिटी, वहां पर जो है इसको दी जाती है ताकि जो क्लॉट्स अगर बने हैं तो टूट जाए। ये कुछ इमरजेंसी मेडिसिन दिए जाते हैं पेशेंट को, ठीक है सर। नेक्स्ट बनाता है सर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में क्या होता है सर, जिसको हम परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन पीसीआई या एंजियोप्लास्टी विद स्टेंट कहते हैं। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, इसमें होता है कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लॉक, सपोज दैट हमारी ये कोरोनरी आर्टरी थी सर, ठीक है। इस कोरोनरी आर्टरी में जो है यहाँ पर ब्लॉकेज हुआ था सर। हम क्या करते हैं कि इसमें ना एक बैलून के आकार का, इस प्रकार के सर, इसमें एक हम बैलून के आकार का जो है, बैलून के आकार का एक स्टंट के थ्रू, इसमें जो है एक ब्रास का बना हुआ स्टंट हम लोग डालते हैं, स्टंट इम्प्लांट जैसा होता है, ब्रास का नहीं, वो बैलून का आकार का हम उसमें डालते हैं। ये जो पोर्शन है जहां पर प्लग था वहां पर आकर रुक जाता है और ये बैलून जो है अंदर में जाकर के इस प्रकार से फूल जाता है, खुल जाता है। इसी को हम बोलते हैं सर परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन पीसीआई या एंजियोप्लास्टी इसको बोला। एंजियोप्लास्टी सबसे इमीडिएटली ट्रीटमेंट होता है उसको हार्ट को बचाने का। जिससे क्या होता है कि आर्टरी जब बैलून खुला तो बैलून ऐसे फूल गया तो आर्टरी भी इस प्रकार से फूल जाती है, तो जहां पर ब्लड रुक रहा था एटलीस्ट वहां से इमीडिएटली जो है कम से कम ब्लड जो है वो मिलने लगता है हार्ट को, जिससे कि पेशेंट की जान बच जाती है। सेकेंड वन आता है जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, जिसको सीएबीजी बोला जाता है, या इसको हम ओपन हार्ट सर्जरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? ओपन हार्ट सर्जरी भी कहा जाता है।
इसमें क्या होता है सर, एक्चुअल में इसमें हार्ट को ओपन करके देखा जाता है कि सर कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज है कितना। अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाता है तो उस कोरोनरी आर्टरी को किसी और आर्टरी से जोड़ करके हार्ट तक सप्लाई पहुंचाई जाती है ब्लड की। बाईपास बनाया जाता है, जैसे शहर में जाम हो जाता है रोड पे तो रोड एक बाहर बाहर बनाया जाता है ना, तो वैसे ही एक बाईपास क्रिएट की जाती है। इसी को बाईपास सर्जरी भी कहा जाता है या कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट कर सकते हो, CABG एक किया जाता है। इसमें कुछ जो है ऑनगोइंग मेडिकेशन, मतलब कुछ जो है मेडिसिन भी दिए जाते हैं, जैसे एंटी प्लेटलेट एजेंट्स दिए जाते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दिया जाता है, कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग ड्रग्स दिया जाता है, देन AC इनहिबिटर्स दिया जाता है। एंड इसमें जो है कार्डियक रिहेबिलिटेशन भी, जैसे में कि कार्डियक हार्ट को आराम स्ट्रेस फ्री करने के लिए कुछ एक्सरसाइज जो है, कुछ उसके मॉनिटरिंग जो है, ये सब कुछ जो है परमानेंट ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। फिलहाल 100 बात की एक बात, यदि किसी को हार्ट अटैक आया होगा, हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज की कंप्लीटली बात नहीं की है, हार्ट अटैक की बात की है, अगर किसी को आया होगा तो हमें इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना है, तभी हमारे ट्रीटमेंट जो है परफेक्टली स्टार्ट हो पाएगा और कर पाएंगे। तो ये था सर हमारे हार्ट अटैक के बारे में कंप्लीट जानकारी। होप सो आप समझ पाए होंगे कि हार्ट अटैक होता क्या है, कैसे होता है, कब होता है, क्या कारण हो सकते हैं ना, क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या डायग्नोसिस हम ले सकते हैं, किसी को हार्ट अटैक आ गया है तब भी या पहले भी, और ट्रीटमेंट भी क्या ले सकते हैं। होप सो ये जानकारी आपको यूजफुल लगी होगी। यदि यूजफुल लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे और भी इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल पाए, और अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों में भी इसे शेयर करें ताकि उन तक भी राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। सर मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो में, किसी नए लेक्चर में, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।